हेलो फ्रेंड्स, इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपके लिए हर दिन 20-25 मिनट में दिन भर की पूरी खबर और 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं जो प्रीवियस 2-4-10 दिनों के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा सब कुछ रिवाइज भी हो जाता है और आज पूरे दिन की करंट अफेयर मिल भी जाती है। आजकल चूंकि होली का दिन था इसलिए आज काफ़ी कम न्यूज़ है, लेकिन गैप करने से ज़्यादा बेटर है कि कम न्यूज़ को भी देख लिया जाए। तो आज इसको जितने न्यूज़ है उसके हिसाब से सही समय में जल्दी से निपटाया जाएगा। तो बिना देर किए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वाले डायलॉग के साथ में स्टार्ट करते हैं कर्नाटक दिशांक ऐप के साथ में। कर्नाटक दिशांक ऐप क्या है? तो कर्नाटक राज्य में ये इस ऐप को डेवलप किया गया है। दिशांक जैसा कि मोबाइल में कोई भी ऐप होता है तो ये आपको भूमि के बारे में सारी जानकारियां दे देगा। ठीक है, कि कौन सी भूमि कैसी है, कौन सी सरकारी है, किस भूमि पे क्या हो रहा है, इस तरह के सारे डिटेल होंगे। उसको उन्होंने डेवलप किया है ताकि भूमि के रिकॉर्ड्स, कौन सी भूमि किसके नाम से है, किसकी है, तो इसके बारे में सारी डिटेल मिलती है। कर्नाटक के राजस्व विभाग, ऑब्वियसली जब भूमि का मामला है तो राजस्व विभाग ही देख रहा होगा, कि सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स SSLR इकाई ने इसका डेवलपमेंट किया है और जिसके बारे में सारे रिकॉर्ड्स लोगों तक यूनिवर्सली पहुंचाए जाएंगे। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर KSRSC ने भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS कार्यक्रम के तहत विकसित किया है। इनको GIS कार्यक्रम के अंतर्गत इनको काम करने इसमें डेवलपमेंट किया गया है ताकि इसमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट का उपयोग है और इस तरह की जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो इनको इसमें मिल सके, है ना। जैसे कि सैटेलाइट के उपयोग से रियल टाइम वहाँ पे क्या चीज़ें बन गई हैं, कैसा स्थिति है, पानी है नहीं है, और जो भी चीज़ें किसने कोई कब्जा, अवैध कब्जा जमा रखा है, इस तरह की जो भी डिटेल है वो उनको मिलता रहेगा फोटोग्राफ के माध्यम से। और बाकी भौगोलिक स्तर पे ज़मीन पे जाके उसको तो नाप जोख जो होती है वो की ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया है ताकि सही से सही जानकारी हर किसी के पास में उपलब्ध हो। ठीक है, अब अगला न्यूज़ की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। तो ये है पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का। पोलैंड कंट्री का नाम, इनका नाम है कैरोलिना बिलावास्का। ठीक है, तो ये बनी है मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड आपको पता है हर साल आयोजित किया जाता है कार्यक्रम। इस बार ये 70वां संस्करण था जो 17 मार्च को सैन जुआन प्योर्टो रिको में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? सैन जुआन में, सैन जुआन प्योर्टो रिको में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्योर्टो रिको कहाँ पे है, ठीक है, विश्व में कहाँ पे अवस्थित है। उसके अलावा इसमें और जानने लायक क्या बात है कि श्री सैनी, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा ये भारतीय मूल की होंगी। ये प्रथम विजेता रही है। और कोटे डी आइवर की ओलिविया येस ये द्वितीय विजेता, उप विजेता रही है। ठीक है, तो कोटे डी आइवर विश्व में कहाँ उपस्थित है, किस महाद्वीप में है और किस जगह पे अवस्थित है। ठीक है, उससे कोई विश्व की महत्वपूर्ण रेखा आसपास से गुजरती है वो आपको बतानी है और प्योर्टो रिको के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब हम अगले न्यूज पे चलते हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक। फसल विविधीकरण क्या है कि एक ही जमीन पे या मतलब अगल बगल की जमीन पे हम क्या सिर्फ एक ही फसल लगा रहे हैं, सिर्फ गेहूं लगा हुआ हो, सिर्फ धान लगा हुआ हो या सिर्फ मक्का लगा हुआ हो, पूरी की पूरी खेती हो रही है, या वहाँ 5-7 तरह के अनाज को उपजाया जा रहा है। तो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से कल्चर, भारत के कल्चर में, खेती के कल्चर में था, ये एग्रीकल्चर में था कि हम क्या करते थे, छोटा भी जमीन होता था किसी के पास में तो उसमें भी 7 तरह के अनाज लगाता था, कहीं 12 तरह के अनाज लगाता था, ताकि उसमें से कोई फैल भी कर जाए तो दूसरा अनाज हो जाए। किसी के लिए मौसम या उसके बीज ने धोखा दे दिया या कुछ गड़बड़ हो गई तो दूसरा अनाज जो है पूरा का पूरा फसल चौपट नहीं होगा। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मिल जाएंगे। आज जानते हैं आज के डेट में मल्टीग्रेन का कंसेप्ट चला हुआ है। मल्टीग्रेन को लोग प्रीफर कर रहे हैं कि सिर्फ एक गेहूं का अनाज ना, आटा नहीं खाकर 5-7 तरह की चीज़ें मिला के उसमें खाई जाए। तो इसी के लिए विविधता जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी में अब जैसे चावल भी है या गेहूं भी है तो
कितनी प्रजातियां, कितनी वैरायटी की उसमें सीड्स यूज हो रही हैं। उस चीज़ का अभी तक कोई डाटा, सरकारी डाटा उसके लिए सूचकांक किसी भी प्रकार का नहीं बनाया गया था। अब यहाँ पे सूचकांक बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि कौन सा राज्य कर रहा है, ये तेलंगाना कर रहा है। लगभग 10 फसलों के साथ राज्य में 77 किस्में उगाई जाती हैं, ठीक है, और इसलिए उसको चेक किया जाएगा कौन कैसा उपज रहा है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फसल कैसी हो रही है, कौन सी फसल अच्छी हो रही है, कौन सी फसल कम उपज रही है, कौन सी फसल कितना भी क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, बारिश कम हो रही है, वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी चीज़ में परिवर्तन आ रहा है लेकिन वो सस्टेन कर रही है। ये सारी डाटा हमें धीरे धीरे मिलेंगे तो एक ज़्यादा बेटर रिकॉर्ड होगा हमारे पास में, और सरकार बेहतर योजनाएं उसके क्रियान्वयन के लिए लगा पाएगी। राइटिंग विद फायर, ये जो हेडलाइन देख रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है और किस लिए बनी है? तो राइटिंग विद फायर जो है, यह एक समाचार पत्र है, खबर लहरिया, ठीक है, खबर लहरिया, जिसमें काम करने वाली जितने भी कार्यकर्ता है उसमें खबर लहरिया में, तो वो सारी की सारी महिलाएं हैं, सर्व महिलाओं का ग्रुप है, इसमें सारी महिलाएं काम करती हैं, और इसके नेतृत्व करना जो है दलित है, ठीक है। तो वंचितों का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, इसको कहा जा सकता है, वीकर सेक्शन के लिए। और राइटिंग विद फायर उस पर बना हुआ एक डॉक्यूमेंट्री है, चलचित्र है, जो ऑस्कर में नामांकित हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से यह न्यूज में रहा है। और इसको पिछले साल सनडांस फिल्म फेस्टिवल में राइटिंग विद फायर को ऑडियंस और जूरी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसके प्रोड्यूसर कौन है? तो टिकट फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। इसके निर्माता कौन है? रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष। आप यहाँ भी देख रहे हैं, रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष जो है इसके निर्माता हैं। ये 2002 से चल रहा है खबर लहरिया। कहाँ? चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में। इंग्लिश में भी आपको साथ ही साथ में मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों भाषाओं में समय ज़्यादा बर्बाद होगा। आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। भारतीय सेना ने जनरल विपिन रावत शहीद हो गए थे, आपको पता है, कुछ दिन पहले ही एक विमान हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके नाम पे चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर एक संयुक्त और एकीकरण हो। तीनों के बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, या किसी भी प्रकार की प्लानिंग में कोई डिफिशियंसी रह जाती है, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है ना। कि ऐसा कई बार पाया जाता है कि तीनों सेनाएं जो हैं वो अपने हिसाब से बेस्ट प्लान बनाती है, जो भी होता है, लेकिन थोड़ी सी तारतम्य की कमी है। उन्होंने प्लान किया हमें उतने बजे अटैक करना है, दूसरे का प्लान है कि हमें सपोर्ट देना है, लेकिन उनको सपोर्ट 10 मिनट बाद आएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। 10 मिनट का समय युद्ध के समय में और वैसे चीज़ों में, स्ट्रेटजिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उन चीज़ों में क्या बहुत अच्छी प्लानिंग है, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन गैप या दोनों के बीच में सही से दोनों प्लान मर्ज नहीं हुआ, इसकी वजह से कोई गलती ना हो जाए, या तीन डेवलपमेंट के क्षेत्र में तीनों को कैसे क्या किया जाए कि ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट हो पाए। तो ऐसी चीज़ों पर मंथन करने के लिए, सोचने के लिए इसको बनाया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे मेजर जनरल बीके शर्मा, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है। और इनको 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है, किसके द्वारा? हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे के द्वारा, ठीक है। और ये जो 5 लाख का मानदेय है, ये इनके काम के लिए दिया जाएगा, जो ये चेयर करेंगे, चेयर ऑफ एक्सीलेंस को ये हेड करेंगे, उसके लिए इनको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं आज के क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में। क्योंकि मैंने बताया आज हमारे पास न्यूज़ कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, उसका कारण भी बताया कि होली होने की वजह से आज इन्फॉर्मेशन कुछ कम है, ठीक। नहीं करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम कर लें। अब 10 जो क्वेश्चन है उसमें तो कमी आएगी नहीं, क्योंकि तो पिछले दिन का भी हम ले सकते हैं। तो ये रहा आपका, वैश्विक व्यापार में रूस का सबसे बड़ा योगदान किस उत्पाद में है? क्या चीज़ का वो व्यापार में वो उत्पाद करता है, एक्सपोर्ट करता है रूस सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो क्रूड पेट्रोलियम का, ठीक है, कच्चे पेट्रोलियम का, उसके बाद में रिफाइंड पेट्रोलियम का, और तीसरे नंबर में गैस का। क्रूड पेट्रोलियम का 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर इनका एक्सपोर्ट है। परम गंगा क्या है? ये कुछ दिन पहले मैंने ही बताया आपको कि परम गंगा जो है ये सुपर कंप्यूटर है। ये IIT रुड़की में
स्थापित किया गया है और 1.66 पेटाफ्लॉक्स इसकी कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI, ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी, ठीक है, विंटर एयर क्वालिटी जो ठंड के मौसम में एयर क्वालिटी है उसको इन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने मापा, तो इन्होंने पाया कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है। तो जो गाजियाबाद में रहते हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनका शहर जो है वो इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, विंटर के टाइम में उनकी वायु जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर है इक्विटी बाजार पूंजीकरण, है ना, तो इसका उत्तर है 5वां, भारत 5वें स्थान पे रहा है। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, आज ही अभी बताया गया है थोड़ी देर पहले, ठीक है, कैरोलिना वेलावस्का। कैरोलिना वेलावस्का किस देश की हैं, पोलैंड की हैं। श्री सैनी संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। मनसा वाराणसी ये इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेंट थी जो खिताब नहीं जीत पाई। और हरनाथ संधू कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरनाथ संधू कौन है, उनका नाम यहाँ पे क्यों दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष रहा। मातृ मृत्यु अनुपात आपको कल ही पढ़ाया गया है कि मातृ मृत्यु अनुपात में क्या होता है कि 1 लाख बच्चे जब जन्म लेते हैं उस जन्म के टाइम से लेकर 6 सप्ताह में मतलब 42 दिनों तक में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मातृ मृत्यु अनुपात। तो ये कितना है, भारत का 113 था जो घटकर 103 आया है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसका ये सबसे बढ़िया रहा है रिपोर्ट। तो इस मामले में आपको मालूम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जनरली केरल अधिकतर चीज़ों में सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है, इसमें भी उसके यहाँ पहले 42 का था जो घटकर 30 हो गया है, 30 लाख मतलब 30 बच्चे प्रति लाख में, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है वो उसको इन्होंने हासिल कर लिया। 30 का लक्ष्य होना चाहिए कि 30 से कम होना चाहिए, तो उन्होंने इसको पूरा कर लिया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, ठीक है। तो यह पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो ये हमारी झूलन गोस्वामी बनी है। ये भारत की फास्ट बॉलर है, इन्होंने 250 विकेट लिया है। हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम युविका है उसका आयोजन किया। इसरो, DRDO, NCERT, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इसका उत्तर है इसरो ने युविका कार्यक्रम का आयोजन किया था स्कूली बच्चों के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस 2022 कब मनाया गया या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ काफ़ी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।